सीबीएसई क्लास 10 साइंस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के बारे में बताना है लॉज। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये रिसेंटली ही आया हुआ है। पहली चीज देखिए कि जो लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इसमें है जो इंसिडेंट रे है जो एंटर कर रही है, जो रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है, और एक परपेंडिकुलर नॉर्मल, इन दोनों दो मीडियम के बीच में जो इंटरफेरेंस है उसके बीच में उसमें जो नॉर्मल बनाई है वो सारे के सारे एक प्लेन में आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए एक आपका एक मीडियम ए है, ये मीडियम आपका बी है, फिर आपका मीडियम ए है। अब कोई एक ये हमारा मैंने नॉर्मल बना दिया, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, और ये बेंड हो रही है, ये बेंडिंग हो रही है इसकी। अब ये बेंडिंग हो रही है, फिर उसके बाद ये बाहर निकल रही है। तो इसमें तीन चीज़ें आप देखिए, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टिव रे हो गई, यार रिफ्लेक्टेड रे समझ लीजिए, और ये नॉर्मल है। तो ये आई, एन और आर, ये तीनों रेज एक ही प्लेन में रहेंगे। ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इनके मान लीजिए जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है या लाइन ऑफ डिफरेंस है, इन दोनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्टेट में उनका परपेंडिकुलर है। अगर कोई एक कलर है, एक लाइट किसी कलर की, और या कोई आप पेयर ले लीजिए मीडिया का, तो आप हमेशा देखेंगे कि जब भी इंसिडेंट एंगल होगा और जो एंगल रिफ्रैक्ट हो रहा होगा उसका एंगल, यानी साइन थीटा इंसिडेंट एंगल का और साइन उस रिफ्रैक्टिव एंगल का, जितना ये बेंड हुई है, ये कांस्टेंट होता है, ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। और इसको बेसिकली ये है स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। और मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, साइन ए बाय साइन आर इज कांस्टेंट, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू, हम म्यू ए बी कभी कभी ऐसे लिखते हैं, कभी ए ऊपर कभी नीचे बी। इसका बताने का मतलब यह है कि म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का? बी मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है, मतलब बी का ए के रिस्पेक्ट में, राइट? तो रिफ्रैक्टिव, अब जैसे मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो म्यू इसमें सी बाय वी हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम सी होती है, और जो इसमें वी है वो उस मीडियम में होती है। उसी से हम ये सवाल करेंगे। देखिए, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दो मीडिया का, ए और बी, 2.0 1.5 दिया हुआ है, और लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम बी में वो आपको दे रखी है 2 × 10⁸। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता करना है। पहला तो ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो मीडियम ए का म्यू A2 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ मीडियम बी म्यू बी 1.5 दिया हुआ है। अब फॉर मीडियम बी आप देखिए 1.5 आपको दिया हुआ है बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अब ये जानते हैं क्या होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड इन दैट मीडियम, है ना, वो आपको दिया है 2 × 10⁸। सी आपका आएगा 1.5 × 2 × 10⁸ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 10⁸ आ गया, स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। तो ये देखिए हुआ क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले अभी सवाल का जवाब जो दिया था उसमें निकल के आया था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम से रिलेटेड, तो जो स्पीड आपको लाइट की दी हुई है मीडियम बी में वो 2 × 10⁸ ऑलरेडी दी हुई है इस सवाल में। 2 × 10⁸ ये आपको स्पीड ऑफ लाइट दी है इस मीडियम में, और हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, इसी को हम म्यू कहते हैं। तो ये मैंने कुछ न्यूट्रेशन ले लिए, ये बराबर होता है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, जो 1.5 है। 1.5 है। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है या स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे?
क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में दिया हुआ है ना, क्योंकि जैसे हमने देखा था जो c/v है वो बराबर 1.5 इससे रिलेट करेंगे, तो c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है सीधा, ठीक। 1.5 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, आपको स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आएगी, जो कि होता भी है। अब मीडियम ए की बारे में बात करेंगे, यहाँ पर सेम चीज सेम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर म्यू ए, यानी म्यू ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 2, तो c/v किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट जो आपको दिया हुआ है, अगर कोई एक ही है, किसी के रेफरेंस में नहीं है, ये केवल ए का है, तो किसके रेफरेंस में होगा, म्यू ए लिखा हमने, वो आपको 2 दिया हुआ है, जो स्पीड ऑफ लाइट है जैसे अभी भी निकाला और हमें पता भी है वैसे 3 × 10⁸ होता है, और v हम निकाल सकते हैं इससे, 3 × 10⁸ को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो आ जाएगा 1.5 × 10⁸। ये आपका इस स्पीड ऑफ लाइट हो गया इस मीडियम में, इस मीडियम जिसकी बात कर रहे हैं ए। स्पीसिएशन क्या होता है, स्पीसिएशन, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, स्पीशिएशन शब्द आया है स्पीशीज से। आप और आपकी जब शादी होगी तो आपके बच्चे होंगे, वो एक स्पीशीज होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, एक स्पीशीज होगी, लेकिन जब देखिए चीजें बदलती रहती है, आपकी शक्ल आपके बच्चे से बराबर नहीं होती, बिल्कुल एकदम जैसी नहीं होती। तो होता यह है कि जब फॉर्मेशन होता है नए स्पीशीज का एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, इसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं। ये तब होता है जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, जब कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है जब पॉपुलेशन स्प्लिट हो जाती है अलग अलग स्पीशीज में, और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं एक दूसरे से। इस बेसिस पे अगर आप देखें, इसका अगर मैं मैकेनिज्म के हिसाब से इसका डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो स्पेसिएशन में ग्रेजुअल होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। इसको हम एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक, और भी इसके डिफ्रेंसिएशन किए गए हैं, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक। पहले जब कुछ चित्र दिखाऊंगा कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से भी बनता है। कैसे? जैसे जो चोंच है वो बदल गई, वही चीज इस इंसेक्ट भी ईट कर रहा है, वही लकड़ी भी खोद रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग वर्गीकरण है। ओरिजिनल पॉपुलेशन आप देखिए, शुरुआत की सही स्टेक है सब में, फिर हर एक को आप कॉलम वाइज देखिए। इनिशियल स्टेप क्या था, बैरियर हुआ, नया निके आ गया, नया निके जो है वो उसके साथ जुड़ गया और एक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, अंदर ही चेंज हो गया। फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया अभी, दो चीज़ अलग हो गई या फिर साथ में जुड़ गई साथ, और ये अंदर ही चेंज हो गया। उसके बाद नई डिस्टिंक्ट स्पीशीज आ गई, जब कुछ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, बराबरी हो गई, तब आपकी नई चीज बन गई। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन 2 सेपरेट बिन्स। बायोडिग्रेडेबल डिग्रेड हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल कभी भी, जैसे प्लास्टिक वगैरह मिलियन ऑफ ईयर में भी डिग्रेड नहीं होगी। होता क्या है, हमारे पास एक डस्टबिन होता है, हम एक पॉलिथीन लगा देते हैं उसके अंदर, नॉर्मली काला पॉलिथीन होता है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी सामान, कोई भी चीज़ है वो इसमें हम डाल देंगे, चाहे खाने का वेस्ट हो, चाहे आपके प्लास्टिक वेस्ट हो, कुछ भी हो, हम इसमें डाल देते हैं, सब मिक्स हो जाता है, सब कुछ मिक्स हो गया। अब इसको हम पॉलिथीन बांध करके बाहर रख देते हैं, कोई ले जाता है। अब वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे होगा, वेस्ट जो कचरा है उसका निस्तारण कैसे होगा? कई ऐसी चीज़ है जो रिसाइकल हो सकती है, कई ऐसा वेस्ट है जिसको हम मैन्योर या फर्टिलाइजर या कहें कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। चीज़ें सड़ जाती हैं, कौन आदमी इसको अलग करेगा? सबसे बड़ी बात होती है अलग करने की बात, क्योंकि जो चीज़ यूज हो सकती है उसको हम इस तरीके से बना देते हैं कि उसका काम ये होता है बस जाके डंप कर दो कहीं पे, और फिर पहाड़ बन जाते हैं कचरे के। और वो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो कचरा होता है हमें परेशान करता है, हमारे शरीर को परेशान करता है। तो इनको हटाना, सेपरेट करना, ड्राई और वेट वेस्ट को, कोई आदमी इसको अलग नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन करेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मेन चीज़ ये है कि समय से हो जाए, समय कम हो जाए और इन सब का उपयोग हो सके,
संसाधनों का उपयोग ठीक से हो और उनका वेस्ट ना हो, तो ड्राई वेस्ट को डार में डालिए, वेट वेस्ट को वेस्ट में डालिए। वेस्ट सेग्रीगेशन सही से होगा तो ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आगे जो जनरेशन आ रही है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। दिल्ली में एंटर करते हुए आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है, वाकई में पहाड़ की तरह है। आपका कार इस साइज़ का है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने वैसे एक कार, ये माउंटेन की तरह दिखता है। ये माउंटेन नहीं है, ब्राउन कलर का दिखाई देगा, ये वेस्ट है, ये कचरे का पहाड़ बन गया। उसके ऊपर आप बहुत सारे चील, गिद्ध और अलग अलग पक्षी उड़ते हुए देखेंगे, और फिर वो इधर उधर जाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, और जहां उसके आसपास लोग रह रहे हैं वहां तो परेशानियां बढ़ी रही हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसमें है आपका, ये आपको 4 एलिमेंट्स दिए हैं, इनमें से आपको बताना है बेरिलियम है और कैल्शियम है, एफ के, पोटेशियम वगैरह है, फ्लोरीन। आपको बताना है कि among given elements select the elements having one electron in the outermost shell। तो कौन से इसमें है जिनके आउटरमोस्ट में एक है, तो 19K जो है, क्योंकि 19 दिया हुआ है तो 2881, 18, 28, 10, 10, 18, 18, 1, तो एक इसमें बाहर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। तो इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा तरीका है। 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, 2 एलिमेंट बताने हैं जो सेम ग्रुप के हैं, क्योंकि हमारे पास बेरिलियम और कैल्शियम 2 एलिमेंट है, बेरिलियम और कैल्शियम, और इनका सेम ग्रुप इसीलिए है ग्रुप 2 देखिएगा, क्योंकि दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी शेल में, आउटरमोस्ट शेल में, 2 यहाँ 2 यहाँ। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बेरिलियम का आप देख रहे हैं 2,2 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ca कैल्शियम का 2882 है। इसके बाद है, ये हमने बता दिया 2 एलिमेंट। राइट द फॉर्मूला एंड मेंशन द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ K एंड X। X का दिया हुआ आपको 287, तो दोनों एलिमेंट K और X, उनकी वैलेंसी है 1, तो वैलेंसी 1 है, ये बनाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये KX बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल KCl, अगर X क्लोरीन होता तो KX बन जाता, KCl। पहले आप समझिए कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट X का हमें मिला हुआ है ये 287। अब 287 में क्योंकि लास्ट में जब 4 से बड़ा होता है तो हम 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं, तो 8 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, 1 इसकी वैलेंसी हो गई। अब एटॉमिक नंबर इसका K का 19 दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 2881। ये हमने अभी फर्स्ट के आंसर में भी देखा, 2881। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी वैलेंसी आपकी 1 है। तो जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, जो इससे बनेगा K और X से, ये बनेगा KX। जैसे मैंने बताया, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक नेचर का कंपाउंड बनेगा KX, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा ये KX कंबाइन करके। What is sustainable management? Why is reuse considered better in comparison to recycle? तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, इनका ऐसा उपयोग करें, मिनरल हो चाहे कोई भी आप नाम ले लीजिए, अब चाहे डिग्रेडेबल हो चाहे नॉन डिग्रेडेबल हो, जिस भी तरीके का आपका संसाधन हो, आप उसका ऐसा उपयोग करें, वो आज के लिए लिमिटेड रूप में आप इसका इस्तेमाल करें, समझदारी से सोच के, प्लान करके, ताकि आगे की हमारी जो जनरेशन आ रही है, आगे के ऑफस्प्रिंग जो हमारी आ रही है, आज ऐसे नहीं आपके बेटे या उसके बेटे, और भी आगे सोचिए, उनके पास वो रिसोर्सेज हों, वो ऐसा ना हो कि वो बेचारे उनके पास रिसोर्सेज ना हो। तो ये एक पैटर्न है मैनेजमेंट का, जो ये प्रॉमिस करता है, विश्वास दिलाता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि आज के ह्यूमन नीड को तो वो पूरा कर ले, हमारी ज़रूरतों को, लेकिन आगे के समय भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अवेलेबल रहे। इसके लिए हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग में देखा जाए तो रीयूज़ ज़्यादा बेहतर है,
आप रिसाइकल मतलब क्या कर रहे हैं? आप नया प्रोडक्ट ही तो बना रहे हैं। आप नया प्रोडक्ट ही तो बना रहे हैं। जैसे आपने एक्स चीज़ यूज़ किया, अब रीयूजेबल करना चाहते हैं, तो आप प्रोसेसिंग तो दोबारा करेंगे ना इसमें। एनर्जी होगा, एफर्ट होगा, सारी चीज़ आप इसमें मनी वगैरह लगाएंगे। तो आप इसी एक्स को क्यों ना यूज़ करें? इसी एक्स को यूज़ करें, और इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में एफर्ट लग रहा है वो ना लगे। इससे आपका एनर्जी भी लेस लगेगी और पोल्यूशन भी कम होगा यदि आप रीयूज करना शुरू करेंगे तो। लिस्ट एनी 4 रीजन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द ग्रोथ ऑफ सम टाइप ऑफ प्लांट्स। ये सवाल क्योंकि बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि 4 ऐसे रीजन जिससे क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन इतना प्रैक्टिस किया जाता है। उसका पहला कारण है कि कई ऐसे प्लांट हैं, कई ऐसे पौधे हैं जो बीज पैदा नहीं करते। एक एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी है, औरत, वो कंसीव नहीं कर सकती या ये कहें बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वो किसके लिए जा सकती है? वो आईवीएफ के लिए जा सकती है, सारे ऑप्शन है ना, और सरोगेसी के लिए जा सकती है, तो बच्चे वो कर सकती है। इसी तरीके से जब हम पौधे की बात कर रहे हैं, पौधे अगर वो बच्चे या कहें सीड पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उसको इक्वेट कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। आईवीएफ करना पड़ेगा, सरोगेसी करना पड़ेगा। किसकी? प्लांट्स की। ये तरीका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का है। एक तो चीपर है, इजियर है, फास्ट मेथड है, और जो पुराने प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है वो सब इसमें आती है। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बनता है फिर से। अब इसमें बहुत सारी मेथड हम यूज़ करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। इससे शुगर केन, गन्ना हो गया, गुलाब और ग्रेप, अंगूर वगैरह के पौधों की ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, खासतौर पे वाणिज्यिक तौर पे यानी कि कमर्शियल तरीके से। तो इस तरीके से ये अलग अलग चित्रण हैं, हम पहले भी इसके चित्रण देख चुके हैं। तो उसको हमने देखा था, स्लैंट काट के उसको लगा देते हैं, या फिर इस यहाँ पर जोड़ करते हैं, वहाँ से चीज़ें उग जाती हैं। क्योंकि आपको वो मौका देना पड़ेगा ताकि नई चीज़ पैदा हो सके। तो ये है प्लांट रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल दिखाया गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल भी मैंने बताया क्यों हमको जरूरत पड़ती है। HIV क्या होता है, और एड्स क्या इन्फेक्शियस डिसीज है, और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे स्प्रेड होगा। तो यहां पर देखिए, ये एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हवा से, पानी से, छूने से नहीं फैलता है। एड्स इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे आपको सर्दी है तो दूसरे को सर्दी हो सकती है, इस तरीके का कम्युनिकेबिलिटी इसमें नहीं है। इस तरीके का नहीं होता, इसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसमें पहली चीज है संभोग। सेक्स अगर आप कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं कि उसके साथ, ऐसे पार्टनर के साथ जो HIV पॉजिटिव है, आपके पास मल्टीपल पार्टनर है तो ज़्यादा खतरनाक है। और चाहे कोई भी सेक्स करें, जो नॉर्मल सेक्स होता है, या वेजाइनल सेक्स करें, एनाल करें, या फिर ओरल जिसे कहते हैं, कोई HIV है तो आपको भी होने की संभावना है। अच्छा, माँ से बच्चे को पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या फिर ब्लड आपने इंजेक्शन एक आदमी को लगाया, फिर दूसरे आदमी को लगा दिया, किसी एक को है तो दूसरे को हो जाएगा वो। तो यहाँ पर ये खतरनाक हो जाता है। खासतौर पे जो लोग ड्रग्स करते हैं, वो एक दूसरे का इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत जानलेवा है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, ये सब बहुत खतरनाक है। सेक्स करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि मरने की नौबत आ जाए और इंजेक्शन वगैरह किसी और का उपयोग मत करिए, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम इतना ख़राब हो जाता है, बहुत तड़प तड़प के, तिल के आदमी मरता है। बहुत गंदी मौत होती है इसकी। बचिएगा थोड़ा, ऐसा कोई काम ना करें जिससे नुकसान हो आगे। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। 2 मेंबर्स जो होमोलोगस सीरीज के हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप है Cl। तो CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया, ये Cl के लिए है। ये होमोलोगस सीरीज है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। 2 मेंबर्स होमोलोगस सीरीज जिसका Cl है। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है जिसमें CO है, तो इसका भी बता सकते हैं, CH3CO OH3। एक सोल्यूशन मैंने यहाँ भी रख दिया है ताकि
अगर बाई चांस ये आ जाता है तो ये भी आप कर सकते हैं। CH3COOH3 और CH3COCH2CH3, ये Cl के लिए, ये CO के लिए। एक ऑब्जेक्ट है, हाइट इसकी 2.5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर पे है। अच्छा, ये जो सवाल है इसको देखिएगा, अगला सवाल जो है मैं इस पर सॉल्व करूंगा। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है यहाँ मैं दिखा रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर है ऑप्टिकल सेंटर से। कॉन्वेक्स लेंस भी है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस है ये, और इसकी ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ये बी और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर। आपको एक रे डायग्राम बनाना है ताकि आप पोजीशन बता सके, साइज बता सके, वो इमेज क्या बनेगी इसकी। ऑप्टिकल सेंटर दिखाना है, प्रिंसिपल फोकस दिखाना है, हाइट दिखाना है, जो इमेज बनेगी। तो ये 2.5 सेंटीमीटर जैसे मैंने आपको बताया, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। फोकस इसका, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है इस लेंस की। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। तो ये जो लाइन सीधी जा रही है, लाइन सीधी जा रही है, वो तो सीधी पहुंच जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। जो पैरेलल टू एक्सेस जा रही है वो फोकस से निकलती है। दोनों ये जुड़ेंगी तो A डैश B डैश करके इमेज बनेगी और 5 सेंटीमीटर की है। इसका जो फॉर्मूला है या इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आया है, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो साइज इमेज की 5 सेंटीमीटर है, 2F के आगे बनेगी। अब इस सवाल को देखिएगा, ये हम सॉल्व करेंगे, जो पिछले था उसी तरीके से है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम चीज आपको करनी है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर दी है। ये 4 सेंटीमीटर हाइट दिखा रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा हुआ है। तो 30 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है जो दूरी पे रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर का लेंथ है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हमको रे डायग्राम बनाना है, क्या पोजीशन होगी इमेज की, क्या साइज होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आया था, मैंने कैसे बता दिया कि 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, और कैसे इसका साइज है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों सवाल एकदम एग्जैक्टली सेम है कि नंबर इधर उधर हुए हैं, तो मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपके सामने, जो समझाऊंगा, जो आप पीछे से रिलेट करेंगे उसको आप खुद करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक रे डायग्राम आपको बना दिया गया, जैसे मैंने पिछला समझाया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। O और F आपको मार्क करना है, और आपको रेशियो निकालना है जो साइज है इमेज का और साइज क्या है ऑब्जेक्ट का। तो ये बार बार आया है, रिसेंटली भी आया है। तो डायग्राम में दोबारा ले जाता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर का, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर है ये O से। F जो फोकल लेंथ है इस लेंस की वो है F, 20 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर कहाँ से आया, जैसे पहले क्वेश्चन में हमें 30 सेंटीमीटर मिला था, और यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें कन्वेंशन पता होने चाहिए। कन्वेंशन U जो है वो -30 सेंटीमीटर लिया हमने, F 20 सेंटीमीटर है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u। तो यहाँ इससे हमें V मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर, और जो 60 सेंटीमीटर यहाँ से आया है। मैग्नीफिकेशन कैसे आएगा, मैग्नीफिकेशन जो होता है वो V/u होता है, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ V में की जगह V जो है आपका 60 है, U आपका -30 है। हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 4 पता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, -8 सेंटीमीटर। हमको नेगेटिव साइन देखना है। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है और रियल भी है, एक्चुअल है। और जो रेशियो है साइज जो इमेज का है और साइज ऑब्जेक्ट का है वो है 8/4, ये आपका 2 है, 8/4 2। तो ये चीज़ आप एग्जैक्टली करेंगे, सेम सिमिलर करेंगे पीछे जो हमने सवाल किया उसकी तरीके। ओके, आपका 30 आएगा, और बाकी चीज़ें भी आपको इससे समझ में आ जाएगी कि पिछला वाला कैसे था, क्योंकि ये बार बार आता है, इसको करना पड़ेगा आपको। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। इस बार बात हो रही है कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस पहला पार्ट लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे हम लोग। तो पहला पार्ट ये कहता है कि हमको रे डायग्राम बनाना है जिसमें इमेज है, इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर इसके दरमियान। ये है आपका कॉनकेव लेंस,
इमेज ये कैसी बन रही है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ए बी हमारा मेन है, ए बी इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और जो ए डैश बी डैश बन रही है वो आपकी इमेज है। तो ऑप्टिकल सेंटर आपका ओ हो गया, F1 F हो गया, 2F1 आप देख रहे हैं। तो फोकस हो गया आपका ये इसके बीच में बन रही, फोकस और ओ के बीच में बन रही है इमेज। इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश है, मतलब तो छोटी बनेगी एक्चुअल से। देखिए एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो सीधा सीधा चली जाती है, जो लाइन पैरेलल होती है एक्सेस के, वो जब बेंड होती है तो इसका मतलब वो लगता है कि वो फोकस से निकल के आ रही है। तो ये फोकस से ज्वाइन कर दीजिए इसको। तो जब ये लाइन और लाइन को इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपकी ए डैश बी डैश है जो आपकी इमेज बनने वाली है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये इमेज बना रही है 10 सेंटीमीटर लेंस से। आपको डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का लेंस से, और मैग्निफिकेशन बताना है इस इमेज का कितना बना और क्या नेचर होगा इस इमेज का। सो वी हैव अ फॉर्मूला, और आपको कन्वेंशन ध्यान रखने होंगे। फोकल लेंथ जो कॉन्केव लेंस का है, हमने कॉन्वेक्स में प्लस लिया था, एफ यहाँ -15 है, इमेज डिस्टेंस आपका -10 है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/b - 1/u, आपको u मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, m होता है v/u। तो -10/-30 करेंगे, ये 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 आ रहा है क्योंकि मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी है और <1 भी है। इसका मतलब जो इमेज बनने वाली है वो इरेक्ट होगी और छोटी होगी साइज में। ये जो सवाल है ये हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।